अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स की बेसिकली। और इसको हम तीन हिस्सों के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और हमारे ये तीनों हिस्से हैं वो बेसिकली यहाँ पे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को किस तरीके से कैपिटल क्रॉस करता है और किस तरीके से गुड्स क्रॉस करती हैं। याद रखेंगे ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उसकी वजह यह है कि जब गुड्स क्रॉस करती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जाती हैं तो उसके अगेंस्ट में कैपिटल आता है, और जब हमारे पास गुड्स आती हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास से कैपिटल जाता है। जो दूसरा पार्ट है इसका वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। और तीसरे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट्स की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 विच इज इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल एंड गुड्स, चैप्टर नंबर 6 का। अच्छा, इसके अंदर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको हम रिकॉल करवा दें। हमने कहा था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक फर्क होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट्स का। एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स जीरो होती हैं। उसकी वजह है कि वो ना तो एक्सपोर्ट करता है और ना वो इंपोर्ट करता है। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी बेसिकली जो कुछ भी प्रोड्यूस करती है वही उसको कंज्यूम करना पड़ता है, ना उसे उससे ज्यादा वो कंज्यूम कर नहीं सकते। और जो कुछ वो बचा लेते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी की मैं इक्वेशन आपको एक दफा यहाँ पे लिख के फिर से याद करवा दूं। जरा सा देखिए, हमने कहा था इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी जो हमारी इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यानी कि हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो हमारा टोटल आउटपुट होता है यानी कि वाई होता है वो हमारा तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। या तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं विच इज सी, या फिर उसको हमारी गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेती है जी, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जी आउटपुट हमारा हमेशा जो है वो हमारी जो स्पेंडिंग के बराबर होगा, कंजम्पशन इन गवर्नमेंट परचेजेस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं होता। ओपन इकोनॉमी के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा स्पेंडिंग हमारी सॉरी हमारी स्पेंडिंग हमारे सॉरी ये मैं इसको एक सेकेंड प्लीज। क्लोज्ड इकोनॉमी हमने डिस्कस कर लिया कि हम जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं हम वही कंज्यूम कर सकते हैं, और उसी में से हम कुछ अगर बचा लें तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारी सेविंग हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट से या फिर हमारे टोटल आउटपुट से हमारी सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट से बड़ी भी हो सकती है, और हमारी सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट से छोटी भी हो सकती है एक ओपन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी। और ये हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है। और जरूरी नहीं है कि हम वो तमाम पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वो तमाम का तमाम पैसा हमारा हमने जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस किया और हम जो है वो उतना ही कंज्यूम करेंगे, हम उतना ही स्पेंड करेंगे। हम उससे ज्यादा भी स्पेंड कर सकते हैं और हम उससे कम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये ओपन इकोनॉमी की एक खासियत होगी। ठीक है जी। ये हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस करते रहे हैं यही चीज। अभी हम इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल के अंदर जाके देखेंगे, और हम कहेंगे कि एक ओपन इकोनॉमी के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स का रोल बेसिकली जो है वो क्या होता है। ये हमने चीज लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस की है जो सबसे पहले आपके ऊपर सबके सबसे पहले आपके पास आ रही है कि जी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आउटपुट यानी कि हमारा वाई इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि ओपन इकोनॉमी है जो कि एक्सपोर्ट भी कर रही है, तो उसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वाई, उसमें से डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को उसने कंज्यूम कर दिया। याद रखें कि अभी हम चूंकि के सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट के रोल को फिलहाल इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं। इसमें से कुछ अमाउंट जो है उसकी गवर्नमेंट ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, यानी गवर्नमेंट परचेजेस। कुछ पैसा बचा हमारे पास जो हमने इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बच गई हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट कर दी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी ओपन इकोनॉमी जो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है, फिलहाल हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं,
वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करती है उसका एक हिस्सा हम कंज्यूम कर लेते हैं, एक हिस्सा गवर्नमेंट परचेज में अपनी यूटिलाइज कर लेती है, एक हिस्सा हम उसका इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर कुछ बचता है तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। However, in an open economy that also imports, अब हम एक ऐसी ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे जो इंपोर्ट भी करती है, तो कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस इक्वेशन। तो हम अपनी कंजम्पशन जो होती है फॉरेन गुड्स की, उसको भी इस इक्वेशन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, हालांकि कि वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होती है, उसके बावजूद भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। क्या क्या वजह है उसको इंक्लूड करने की, वो अभी हम अगली स्लाइड के ऊपर जाके बात करते हैं। तो हमें जो अपनी इक्वेशन नजर आती है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, उसके अंदर जो हमने c की जो बात की है, बेसिकली ये c जो है वो कंजम्पशन है ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स। जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक गुड्स की और फॉरेन गुड्स की, और गवर्नमेंट जो भी कुछ स्पेंड कर रही है वो एक कंपोजिशन है डोमेस्टिक गुड्स का और फॉरेन गुड्स का। ठीक है जी। तो ये अब हम आगे जाके इसको इक्वेशन को अपनी बनाते हैं। तो हमने कहा कि वी सब्स्टिट्यूट दीज थ्री इक्वेशंस। अब हमने क्या कहा था, बेसिकली देखें ये वही वाली चीज लिखी हुई है, अभी हमने जो पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने कहाँ पे बात की थी, यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखा दूँ, यहाँ पे ये कि जी हमारी ओपन इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट भी करती है, उसके अंदर हमने कहा था वाई यानी आउटपुट हमारा बराबर होता है किसके, डोमेस्टिक गुड्स के, और डोमेस्टिक गुड्स की इन्वेस्टमेंट के, डोमेस्टिक गुड्स की कंजम्पशन के, और डोमेस्टिक गुड्स की गवर्नमेंट परचेजेस, और उसके बाद कुछ बच जाता है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने वही वाली चीज दोबारा लिखी है। हमने कहा है कि हमारा आउटपुट यानी कि हमारा y इज इक्वल टू सी माइनस सी एफ। ये वही चीज लिखी हुई है एग्जैक्टली जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर जिसको कहा था सी डी। किस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम एक अपनी कंजम्पशन की बात करते हैं, तो ये हमारी टोटल कंजम्पशन है। हमारी टोटल कंजम्पशन डिपेंड करती है दो हिस्सों के ऊपर, एक कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और एक होती है कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है जी। कि हमारी जो टोटल कंजम्पशन है, बेसिकली इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टोटल कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स प्लस टोटल कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे मुल्क की टोटल कंजम्पशन बन जाती है जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो अब अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जी डोमेस्टिक गुड्स की जो वो तमाम गुड्स जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई हैं और डोमेस्टिकली कंज्यूम हुई हैं, मैं अगर उन तमाम चीजों को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि जी इस सी में से यानी टोटल सी में से अगर मैं सी एफ को माइनस कर दूं तो जो चीज बचेगी वो क्या होगी, कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो बेसिकली ये जो सी माइनस सी एफ लिखा हुआ है ये है कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। बिल्कुल इसी तरीके से ये है इन्वेस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, और इसी तरीके से ये चीज लिखी हुई है गवर्नमेंट परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो अब हमने इसको जो है उसके अंदर थोड़ी सी हमने जो है वो मैथमेटिक्स यूज करते हुए थोड़ी सी हमने इसके अंदर इक्वेशन के अंदर जो मैनिपुलेशन की, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई है कि जी आवर टोटल आउटपुट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको, उन तमाम चीजों को जो हमने दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट की थी। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो जीडीपी की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू सी प्लस आई, अच्छा सॉरी, ये सी एफ सी आई एफ और जी एफ टोटल मिला के हमारी जो है वो इम्पोर्ट्स बनती हैं, और x माइनस आई एम मिलके हमारा जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स बनता है। ये बात तो जो है वो बड़ी सिंपल सी हो गई। तो अब क्या हुआ, हमने देखा अपनी पूरी की पूरी इस इक्वेशन को, हमने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स जो हमारा बन रहा है। तो बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए हैं और डोमेस्टिकली कंज्यूम किए हैं। इसलिए कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर चूंकि कि हम सी लिख चुके थे, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, गुड्स की कंजम्पशन और इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन को चूंकि के रिप्रेजेंट कर रहा था ये सी, लेकिन हमारा आउटपुट जो है, हमारी जो जीडीपी है, वो सिर्फ क्या होता है, जो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया होता है। तो चूंकि कि हम इसके अंदर दोनों को ऐड कर चुके हैं, तो उधर हमने आगे जाके कंजम्पशन ऑफ फॉरेन गुड्स को निकाल दिया। अगर आप बात नहीं समझे तो मैं इसको दोबारा एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, देखें मैं क्लियर कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स, और मैं एक दफा फिर से करता हूँ। हमारा आउटपुट क्या होता था, जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। ठीक है जी, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब मैंने इस जीडीपी की इक्वेशन के अंदर सी लिख दिया,
तो मैं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मैं तमाम की तमाम कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक गुड्स की भी थी और फॉरेन गुड्स की भी थी। तो अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि डोमेस्टिकली जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, सिर्फ उन्हीं को अगर मैं जीडीपी के अंदर काउंट करना चाहता हूं, तो मुझे निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन में से उन तमाम गुड्स की कंजम्पशन को जो हमने फॉरेन गुड्स कंज्यूम की हैं। और यही केस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी होगा, और यही केस हमारा जो है वो गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर भी होगा। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, और ये वही इक्वेशन है जो चैप्टर 2 से हम लोग जो है वो पढ़ते चले आए हैं। हमने इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज किया। अब हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंट्स आइडेंटिटी शोज हाउ डोमेस्टिक आउटपुट कौन सा था इसके अंदर? डोमेस्टिक आउटपुट ये रहा वाई, ये रहा डोमेस्टिक आउटपुट। डोमेस्टिक स्पेंडिंग कौन सी है भाई? डोमेस्टिक स्पेंडिंग ये है जो हमने डोमेस्टिकली स्पेंड किया है। अब याद रखें, इस कंजम्पशन के अंदर दोनों किस्म की कंजम्पशन शामिल है, फॉरेन गुड्स की भी शामिल है और इंपोर्टेड गुड्स की भी शामिल है और डोमेस्टिक गुड्स की भी शामिल है। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे डोमेस्टिक स्पेंडिंग के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो फॉरेन गुड्स की भी है और डोमेस्टिक गुड्स की भी है, और ये गवर्नमेंट परचेजेस है, इसके अंदर डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट, और ये तीसरी चीज है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये वही सेम इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। हमने सिर्फ इसको नेट एक्सपोर्ट्स को हम जो है वो दूसरी तरफ लेके चले गए हैं। ठीक है, और y और c प्लस आई प्लस जी, और हमने उनके सिर्फ सिर्फ साइन चेंज किए हैं, इक्वल टू की दूसरी साइड पे चीजें गई हैं। अब ये इक्वेशन बेसिकली हमें बता रही है कि ये तीन चीजें आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। अगर तो हमारा आउटपुट ये कहता है कि जी नेट एक्सपोर्ट्स हमेशा बराबर होंगी, नेट एक्सपोर्ट्स हमेशा बराबर होंगी हमारे आउटपुट में से जब हम अपनी डोमेस्टिक स्पेंडिंग को निकाल देंगे। अब हम बात कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी की। हमने क्या कहा था? ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारा आउटपुट हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बड़ा किस सूरत के अंदर होगा? जिस वक्त हमारी नेट एक्सपोर्ट्स फिर माइनस के अंदर चली जाएंगी अगर हमारा आउटपुट बड़ा है तो। इसका मतलब ये होगा कि इफ वाई यानी कि आवर आउटपुट इज ग्रेटर देन आवर डोमेस्टिक स्पेंडिंग, अगर हमारा वाई यानी हमारा डोमेस्टिक स्पेंडिंग से बड़ा है, तो क्या होगा? आउटपुट माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग, हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो माइनस के अंदर चली जाएंगी। ये सिचुएशन होगी। हमने पहली स्लाइड के ऊपर क्या कहा था? इन एन ओपन इकोनॉमी इट इज नेट नॉट नेसेसरी कि हमारे आउटपुट हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग के बराबर हो। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इट इज नेसेसरी कि हमने जो प्रोड्यूस किया है हम उतना ही कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। बट इन एन ओपन इकोनॉमी आवर आउटपुट, सॉरी मैंने यहाँ पे ये चीज जो है वो थोड़ी सी जो है वो गलत हो गई है। इफ आवर आउटपुट इज ग्रेटर देन आवर डोमेस्टिक स्पेंडिंग, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होगी। यानी हमने 100 रुपए का सामान प्रोड्यूस किया और 80 रुपए का हमने सामान कंज्यूम कर दिया डोमेस्टिकली। अब क्या होगा कि 20 रुपए का सामान हमारे पास बच जाएगा, वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हो जाएगी। बट इफ आवर आउटपुट इज लेस देन डोमेस्टिक स्पेंडिंग, मैं डोमेस्टिक का डी थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इफ आवर आउटपुट इज लेस देन आवर डोमेस्टिक स्पेंडिंग, इसका मतलब ये होगा कि हमने 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, लेकिन हमने 120 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं। तो भाई एडिशनल 20 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आएंगी? वो इस सूरत के अंदर आएंगी कि फिर हमारा ये जो नेट एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ है ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स माइनस हो जाएगा। ये 20 रुपए की एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हम फिर दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे या दूसरे मुल्कों से लेके आएंगे, तो अब हमारी नेट एक्सपोर्ट जो है वो माइनस के अंदर चली जाएगी। ठीक है जी। तो इस स्लाइड को एक दफा दोबारा से देखें। हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंट्स आइडेंटिटी शोज हाउ डोमेस्टिक आउटपुट, डोमेस्टिक स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स आर रिलेटेड। उसने कहा तीन चीजें आपस के अंदर रिलेटेड है, नेट एक्सपोर्ट्स, आउटपुट एंड योर डोमेस्टिक स्पेंडिंग। डोमेस्टिकली अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हैं जितना आपने प्रोड्यूस नहीं किया था, तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में जाएंगी। और अगर आपका डोमेस्टिक आउटपुट ज्यादा है, आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग कम है, तो आपके पास कुछ सामान बच जाता है, आपकी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी। तो ये तो था हमारा जनाब रोल ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अब हम कहते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस इक्वेशन इट विल बी सेफ टू अज्यूम दैट,
ये वही वाली चीज है जो हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर बात की थी। अगर आपको वहां पे कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो आप यहाँ पे भी उस चीज को डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट जो है एक्सीड कर जाता है डोमेस्टिक स्पेंडिंग से, विच मींस कि वाई इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक स्पेंडिंग, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, आपने 100 रुपए की चीज बनाई और आपकी जो स्पेंडिंग है वो 80 रुपए की है, तो आप जो है वो बाकी 20 रुपए का सामान एक्सपोर्ट कर देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव हो जाती है, मुल्क के अंदर फॉरेन रिजर्व्स आ जाते हैं। इफ आउटपुट फॉल्स शॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक स्पेंडिंग, और अगर हमारा आउटपुट कम है लेकिन हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, यानी हमने प्रोड्यूस किया 100 रुपए का और हम स्पेंड कर रहे हैं 120 रुपए का, तो भाई एडिशनल 20 रुपए का सामान आपको जो है वो दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ेगा लाजमी तौर के ऊपर, इसलिए कि उसको मंगाए बगैर हम खर्च नहीं कर सकेंगे, तो आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा रोल ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए रोल ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है कि जी गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर्स जाएंगी। अगर हम अपने आउटपुट से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस होंगी, अगर हमारा आउटपुट ज्यादा है, हमारी स्पेंडिंग कम है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होंगी। ठीक है, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा रुख भी है, और वो क्या है कि जी इसका इंटरनेशनल फ्लोज का क्या ताल्लुक होता है ट्रेड बैलेंस के साथ, कैपिटल फ्लोज की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हम कहते हैं वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स आर गुड मार्केट्स एंड गुड मार्केट्स आर क्लोजली रिलेटेड। क्यों क्लोजली रिलेटेड है? उसकी वजह यह है, पैसों की मार्केट और चीजों की मार्केट क्लोजली रिलेटेड है। ये हम आम अपनी जिंदगी के अंदर भी देखते हैं कि हर वो जगह जहां पे हमारे पास से गुड्स या सर्विसेज जाती हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास कुछ ना कुछ लाजमी तौर के ऊपर आता है, और हर वो जगह जहां पे हमारे पास चीजें आती हैं उसके अगेंस्ट में हमारे पास से कैपिटल जो है वो फ्लो करता है, हमारे पास से कैपिटल जाता है। अब इसी चीज को दोबारा देखने के लिए हम वही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। ये इक्वेशन आपको परेशान तो करेगी, हम चैप्टर नंबर 2 से लेके इस इक्वेशन को चलते चले आए हैं, और ये इक्वेशन बार बार जो है वो अपने फॉर्म्स चेंज कर रही है, लेकिन इसी इक्वेशन के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं। हमने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा है और अब की दफा हम इसको देखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की टर्म्स के अंदर, यानी पैसों की टर्म्स के अंदर। अब की दफा हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि हम क्या बचा रहे हैं और हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और हमारी वही इक्वेशन जो है वो दोबारा आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो है वो एक मजीद नए तरीके से जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। हमने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये जो सबसे पहली वाली चीज लिखी है। अब दूसरी जो लाइन है इसके अंदर आप देखें तो हम सी और जी को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आ गए हैं, इक्वेशन अभी भी सेम है। ये कहते हैं y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू आई प्लस एन एक्स। अब अगर आप इस y माइनस सी माइनस जी को गौर से देखें, जो अगली लाइन के अंदर भी लिखा हुआ है कि y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू एस, तो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट सजेस्ट करता है कि जी y माइनस सी माइनस जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल सेविंग। अब ये हुआ किस तरीके से, हम इसको नंबर्स के थ्रू थोड़ा सा जो है वो करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे हमने 100 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। 100 रुपीज की जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की, इसमें से हमने 65 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर दी। एक एग्जाम्पल है कि जी 100 रुपए की चीजें आपने प्रोड्यूस की, 65 रुपए की चीजें आपने कंज्यूम कर दी, और 25 रुपए आपसे हुकूमत ने टैक्स लेने के बाद खर्च कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या है बेसिकली कि सेविंग आपकी कितनी हो गई, मैं सेविंग का वर्ड यूज नहीं करता, मैंने 100 रुपए की चीजें प्रोड्यूस की, 65 रुपए का सामान मैं खा गया, 25 रुपए का सामान जो है वो हुकूमत खा गई, तो अब बचा कितना पीछे, पीछे बचा 10 रुपए। अब ये 10 रुपए के लिए जो मैंने वर्ड यूज किया है उर्दू के अंदर, बचा, या हमने बचाया, ये 10 रुपए हमने बचाए, 65 एंड 25 90 होते हैं, 100 में से 90 गए, हमने 10 रुपए बचाए। जो बचत होती है, जो बचा हुआ पैसा होता है, उसको इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं सेविंग। तो ये बात क्लियर है कि हम अपने आउटपुट में से कुछ सामान खर्च कर देते हैं, कुछ सामान हमारी गवर्नमेंट खर्च कर देती है, और उसके बाद कुछ ना कुछ हमारे पास बच जाता है, जो बच जाता है उसको हम सेविंग का नाम दे देते हैं। तो y माइनस सी माइनस जी इज ऑलवेज इक्वल टू एस, एंड एस हमारा क्या होता है, नेशनल सेविंग होती है। चैप्टर नंबर 3 से आपको याद कराएं तो नेशनल सेविंग के अंदर दो चीजें शामिल होती थी, एक होता था नेशनल सेविंग के अंदर प्राइवेट सेविंग, और एक होती थी पब्लिक सेविंग। पब्लिक सेविंग फिस्कल पॉलिसी के अंदर अगर जो है वो बजट सरप्लस होता है, यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज ज्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं,
तो पब्लिक सेविंग होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाती है, और नेशनल सेविंग का एक पार्ट होता है वो। जो प्राइवेट सेविंग होती है वो डिपेंड करती है हमारे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, अगेन के जी हमारे जो टोटल आउटपुट में से गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले लेती है, और उन टैक्सेस में से हम जो है वो कुछ पैसा जो है वो कंज्यूम कर देते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बच जाता है तो वो हमारी जो है वो प्राइवेट सेविंग होती है। तो जब हमने कहा कि y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू एस, तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई कि इस y माइनस सी माइनस जी को मैंने रिप्लेस कर दिया s से, और हमारी इक्वेशन बन गई है s इज इक्वल टू आई प्लस एन एक्स, यानी कि हमारी सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन्वेस्टमेंट का जो आई है उसको अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आ जाऊं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। ये वही सेम चीज है जो हमने पहले भी बात की थी। पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड डोमेस्टिक स्पेंडिंग, और हमने कहा था आउटपुट माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। अब उसी चीज को हमने एक्सप्लेन किया है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से, और हम कहते हैं कि जी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स, विच मीन्स कि अब हमारे पास तीन चीजें आ गई। हमने कहा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू वाई माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग, यानी कि अब ये तीन नंबर्स जो है वो हमारे हमेशा बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट विच इज, और यही अमाउंट जो है उसको हम नेट कैपिटल आउटफ्लो भी कह रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसी को जो नेट कैपिटल आउटफ्लो भी कह रहा हूँ। नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या है अभी हम एक सेकंड के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या बेसिकली कि हमारी जो है वो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी सेविंग यहाँ पे 10 रुपए की है जो हमने अभी एग्जांपल ली है, लेकिन हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 50 रुपए, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। इसका मतलब ये होगा कि जी आवर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन आवर सेविंग, या फिर हमारी सेविंग इज लेस देन आवर इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग छोटी है और इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो यहाँ पे देखें आपका आंसर जो है वो माइनस के अंदर आएगा, और अगर यहाँ पे आपका माइनस आंसर आंसर माइनस के अंदर आएगा तो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स का आंसर भी माइनस के अंदर आएगा। एंड इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस कि जी हमारे पास 10 रुपए बचे हुए थे लेकिन हम 50 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बाकी 40 रुपए कहाँ से आएंगे, या बाकी 40 रुपए का सामान कहाँ से आएगा, वो हमें इंपोर्ट करना होगा। और अगर हमें 40 रुपए की सामान एडिशनल इंपोर्ट करना होगा तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव के अंदर जाएगी। और अगर हमारी सेविंग बड़ी है, हमारी इन्वेस्टमेंट छोटी है, हमने जो 10 रुपए बचाए थे हम खर्च करना चाहते हैं या फिर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 रुपए, तो हमारे पास 5 रुपए बच जाएंगे, और ये 5 रुपए का सामान या 5 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और जब हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी। अब हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो का, कि नेट कैपिटल आउटफ्लो बेसिकली जो है वो चीज क्या है। जब हमारी सेविंग थी 10 रुपए और हमने इसमें से इन्वेस्ट करना चाहा 4 रुपए, तो हमारे पास 6 रुपए बच गए। ये 6 रुपए हम दूसरे मुल्कों को उधार की फॉर्म के अंदर दे सकते हैं। ये 6 रुपए या फिर इस 6 रुपए का सामान हम दूसरे मुल्कों को उधार की फॉर्म के अंदर दे सकते हैं। उस केस के अंदर होगा क्या कि हमारी सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट के अंदर सेविंग इज ग्रेटर, मैं यहाँ पे सारी चीजें जो टाइप कर देता हूँ। अब उस केस के अंदर होगा क्या कि हमारी जो वो सेविंग होगी वो हमारी जो वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी, सेविंग हमारी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी, हमने 10 रुपए का सामान जो है वो बचाया था, जिसमें से हमने 4 रुपए का सामान हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास 6 रुपए या 6 रुपए का सामान बच गया। ये सामान जब हम दूसरे मुल्कों के अंदर भेजेंगे तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, और ये बेसिकली जो है वो पैसा है जिसको हम कह रहे हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो इज पॉजिटिव, यानी कि हमारे मुल्क में पैसा बच गया था जो हमने दूसरे मुल्कों को उधार दे दिया, या फिर हमने दूसरे मुल्कों के अंदर जाके उनके एसेट्स परचेज कर लिए हैं। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स भी पॉजिटिव है, हमारी सेविंग भी इन्वेस्टमेंट से बढ़ी है, हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो भी पॉजिटिव है, और हमारी डोमेस्टिक आउटपुट भी हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग से बढ़ा है। तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव है और हमारा पैसा मुल्क से बाहर फ्लो हो रहा है। हम दूसरे मुल्कों को उधार दे रहे हैं और हम दूसरे मुल्कों के अंदर जाके उनके एसेट्स परचेज कर रहे हैं। लेकिन यही सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से छोटी हो। अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से छोटी है तो वही 10 रुपए वाली मैं एग्जाम्पल लूंगा, कि इसका मतलब ये होगा कि जी हमने 10 रुपए की सेविंग की लेकिन हम 14 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट।
तो अगर आपने 10 रुपए का सामान बचाया है लेकिन आप 14 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बाकी 4 रुपए कहाँ से आएंगे, या बाकी 4 रुपए का सामान कहाँ से आएगा? जाहिर है कि वो नेट एक्सपोर्ट्स हमारी नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी, कि हमारे मुल्क के अंदर इतना सामान आएगा जितने हमारे मुल्क से बाहर गया नहीं था। अगर ये वाली चीज होगी तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और इसी का ये मतलब भी है कि जी हमारा डोमेस्टिक इनपुट, सॉरी, हमारा डोमेस्टिक आउटपुट इज लेस देन डोमेस्टिक स्पेंडिंग। यानी हमने जितना प्रोड्यूस नहीं किया था उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया, कि हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ी है और हमारा डोमेस्टिक आउटपुट छोटा था। और इसीलिए हमारी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है, इसीलिए हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से छोटी है, और इसीलिए हमारे मुल्क से पैसा बाहर नहीं जा रहा बल्कि हमारे मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है। नेट कैपिटल इन आउटफ्लो इज नेगेटिव। या फिर हम इसको दूसरे अल्फाज में यूं कहेंगे कि जी नेट कैपिटल का जो वो इनफ्लो हो रहा है, मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर आएगा, या फिर हम अपने एसेट्स बेच रहे होंगे, या फिर हमारे मुल्क को ये सारा का सारा पैसा उधार की फॉर्म के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है। तो अब सोचने की बात यह है कि हम आज तक जो ये सारी चीजें सोचते रहे हैं कि जी ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज डेट्स जो हम ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से। हम आईएमएफ से ले रहे हैं, कभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, कभी हम सऊदी अरब से ले रहे हैं, कभी चाइना से ले रहे हैं, कभी यूएसए से ले रहे हैं, कभी हमें अपने जो है वो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे जो है वो प्राइवेटाइज करने की जरूरत पड़ती है, कभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, कभी सी पैक होता है। ये मुल्क के अंदर जो इतना सारा जो पैसा आ रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा एक गुड साइन हो कि मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है। मुल्क के अंदर पैसा इसलिए आ रहा है कि मुल्क के अंदर आप जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उतनी आपकी सेविंग नहीं है। मुल्क के अंदर पैसा इसलिए आ रहा है कि आपकी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है। मुल्क के अंदर पैसा इसलिए आ रहा है कि आपका जितना आउटपुट नहीं है उससे ज्यादा आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो आपका जो है वो नेगेटिव हो गया, और मुल्क के अंदर अब जो पैसा आ रहा है वो फिर हर फॉर्म के अंदर आ रहा है। मुल्क के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव है। ठीक है। तो हम यहाँ से आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि जी नेट कैपिटल आउटफ्लो की डेफिनेशन ही क्या बताते हैं। कहते हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो ऑल्सो कॉल्ड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका नाम नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, make reference to the difference between acquisition of foreign assets by domestic residents। हमने मुल्क से बाहर जाके कुछ चीजें खरीदी, and the acquisition of domestic residents by सॉरी डोमेस्टिक एसेट्स बाय नॉन रेजिडेंट्स। हमने मुल्क से बाहर जाके जो है वो 10 रुपए की चीजें खरीदी, और मुल्क के बाहर जितने भी लोग थे उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर आके 15 रुपए की चीजें खरीदी। तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव हो गया कि जी मुल्क से बाहर हमने जितना पैसा भेजा नहीं था अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट में से बचा के, उससे ज्यादा पैसा हमारे मुल्क के अंदर आया, और उन्होंने हमारे एसेट्स परचेज किए, उन्होंने हमारी कंपनीज परचेज की, उन्होंने हमारे रोड्स परचेज किए, उन्होंने हमारे मोटरवेज परचेज किए, उन्होंने हमें जो है वो पैसा उधार की फॉर्म के अंदर दिया, उन्होंने हमें पैसा किसी भी फॉर्म के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म के अंदर आया। तो मुल्क के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव होने की वजह से इट मे नॉट बी अ गुड साइन। ठीक है। तो ये तो था हमारा इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज एंड ट्रेड बैलेंस। अब हम इससे आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। वही सारी चीजें दोबारा लिखी हुई हैं, हम इनको एक दफा लिखी हुई फॉर्म के अंदर भी पढ़ लेते हैं, हमने एक्सप्लेन तो कर दिया है। ये कहते हैं कि जी नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल्स द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक रेजिडेंट्स आर लैंडिंग अब्रॉड माइनस द फॉरेनर्स आर लैंडिंग टू अस। वही वाली चीजें जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर पढ़ी थी कि जी नेट कैपिटल आउटफ्लो कौन सा अमाउंट है, कि जो डोमेस्टिक रेजिडेंट्स आर लैंडिंग अब्रॉड, जो हम दूसरे मुल्कों को लैंड कर रहे हैं, उसमें से जब हम निकालेंगे कि जो फॉरेनर्स हमें लैंड कर रहे हैं, जाहिर है कि कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क को ज्यादा लैंड कर सकता है, या कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क को ज्यादा उधार दे सकता है। वो मुल्क दूसरे मुल्क को हमेशा ज्यादा उधार दे सकता है जिसकी सेविंग उसकी इन्वेस्टमेंट से बड़ी है। जिसकी सेविंग उसकी इन्वेस्टमेंट से छोटी है वो तो उधार लेने वाला मुल्क है। जिसकी सेविंग उसकी इन्वेस्टमेंट से बड़ी है वो उधार देने वाला मुल्क है। और सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट से बड़ी किस वक्त होगी, जिस वक्त आपके आउटपुट और आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग का डिफरेंस ज्यादा होगा, या फिर आपकी कंजम्पशन कम होगी, आपकी गवर्नमेंट परचेजेस कम होंगी। ठीक है। तो अगर हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि वही वाली चीज दोबारा कह रहे हैं, सेविंग हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट से बड़ी है, और हम जो बचा हुआ है पैसा वो हम जो फॉरेनर्स को उधार दे रहे हैं। और नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि जी हम कैपिटल इनफ्लो
एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा है, हमारी सेविंग कम है, और हम जो है वो ये एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग है ये हम दूसरे मुल्कों से उधार ले रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो। अब हमने कहा कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी ये सारे नंबर्स, कि जी डोमेस्टिक आउटपुट में से डोमेस्टिक स्पेंडिंग को जब आप निकालेंगे, जब आप सेविंग में से इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे, जब आप नेट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, जब आप नेट कैपिटल आउटफ्लो की बात करेंगे, ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, बिकॉज ऑल दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये बड़ी सिंपल सी चीज है, हम वही चीज अब बार बार डिस्कस कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट अगर पॉजिटिव है, विच मीन्स पॉजिटिव कब होगी, जब सेविंग हमारी जो इन्वेस्टमेंट से बड़ी होगी तभी पॉजिटिव होगी है। तो हम ट्रेड सरप्लस की बात करें, नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होगा। और अगर सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट से छोटी है तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट हमारा, सॉरी इट्स सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। एंड इस सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, जाहिर है तो हमारा आंसर नेगेटिव के अंदर आएगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, हमारी नेट एक्सपोर्ट्स माइनस के अंदर होंगी। Thus, net capital outflow reflects the international flow of cap funds to finance capital accumulation. तो नेट कैपिटल आउटफ्लो का रोल क्या हुआ अभी तक, कि नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके किस तरीके से कैपिटल हम जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, इससे आगे हम मजीद चलते हैं तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को अगर आप देखें गौर से तो ये हमारी सारी चीजें, हम मैं सबसे दरमियान वाली चीज डिस्कस नहीं करूंगा कि ये बैलेंस ट्रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम बैलेंस ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ दें। ठीक है। तो हमने कहा कि जी अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इंपोर्ट से, एक सेकंड के लिए, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर करें अपने दिमाग के अंदर कि हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से बढ़ी हैं। एक्स माइनस आई एम, नेट एक्सपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होने का मतलब ये होगा कि जी नेट एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो नेट एक्सपोर्ट देखिए उसी केस के अंदर ग्रेटर देन जीरो हो सकती हैं जब हमने डोमेस्टिकली इतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हों जितनी हमने कंज्यूम ना की हो, इन्वेस्ट ना की हो और गवर्नमेंट में परचेजेस ना की हो। यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेजेस तीनों का सम मिला के छोटा होगा और हमारा आउटपुट जो है वो बड़ा होगा। तो आपने डोमेस्टिकली ज्यादा प्रोडक्शन की, डोमेस्टिक स्पेंडिंग आपकी जो है वो कम थी। तो इस केस के अंदर अब क्या होगा, जाहिर है कि आपकी सेविंग जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से बड़ी हो जाएगी। ठीक है। कि आपने जो है वो सी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी आपकी जो है वो सेविंग होती थी। अब उस केस के अंदर अगर वाई माइनस सी माइनस जी आपकी जो है वो सेविंग है तो हमारी सेविंग भी इन्वेस्टमेंट से बड़ी हो गई। और अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ है जो ना तो हमने डोमेस्टिकली खर्च किया है, कंज्यूम किया है, ना हमारी गवर्नमेंट ने परचेजेस किया उससे, और ना हमने उसको डोमेस्टिकली इन्वेस्ट किया है। तो अब ये जो हमारे पास पैसा बच गया है तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वो पैसा है जिससे हम दूसरे मुल्कों के अंदर जाके उनकी एयरलाइंस परचेज कर सकते हैं, उनकी स्टील मिल परचेज कर सकते हैं, उनके रोड्स परचेज कर सकते हैं, उनकी मोटरवेज परचेज कर सकते हैं, उनको उधार दे सकते हैं, और उनकी जो है वो बहुत सारी और चीजें हम जो है वो उनकी जो है एसेट्स परचेज कर सकते हैं। अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट से बढ़ी है, अगर हमारा आउटपुट हमारी जो है वो डोमेस्टिक स्पेंडिंग से बढ़ा है, अगर हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव होगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले केस की अगर हम बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स, यानी एक्स माइनस आई एम में से एक्स छोटा है और आई एम बड़ा है, तो आपका आंसर जो आएगा नेट एक्सपोर्ट्स का वो माइनस के अंदर आएगा। माइनस के अंदर आने का मतलब ये होगा कि जी नेट एक्सपोर्ट्स आर लेस देन जीरो। और नेट एक्सपोर्ट्स लेस देन जीरो उस वजह से भी हो रही है कि जी मैं अपनी और आपकी भी बात कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है। कि हम जो तमाम जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हर वो पैसा जो हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो इन इंपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे वो इन इंपोर्ट्स को बढ़ा रहा है वैसे वैसे हमारी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव के अंदर जा रही हैं। और जैसे जैसे हमारी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव के अंदर जा रही हैं, ये जो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी वाली जो चीज है, इसके अंदर हमारा आउटपुट छोटा है और हमारी कंजम्पशन बड़ी है। और अगर हमारा आउटपुट छोटा है, हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग बड़ी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सेविंग कम होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है क्या आपके पास जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको पैसा चाहिए।
आपने सेविंग कितनी की? आपने सेविंग की 50 रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाह रहे हैं आप? 70 रुपए की करना चाह रहे हैं। अब 50 रुपए की सेविंग, 70 रुपए की इन्वेस्टमेंट, बाकी के 20 रुपए किधर से लेके आएंगे आप? बाकी के 20 रुपए आएंगे मुल्क के बाहर से। मुल्क के बाहर से आने का मतलब ये होगा कि जी नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव है, या फिर हम इसको कहते हैं कि जी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो नेगेटिव है, या फिर इसको हम यूं कहेंगे कि जी मुल्क के अंदर पैसा इनफ्लो हो रहा है। और नेट कैपिटल, और पैसा इनफ्लो किस फॉर्म के अंदर होगा कि उसके बाद वो आके हमारी स्टील मिल परचेज करेंगे, वो आके हमारी पीआईए परचेज करेंगे, वो आने के बाद हमारी जो है वो रोड्स परचेज करेंगे, वो आने के बाद हमारे मोटरवेज परचेज करेंगे या लीज के ऊपर लेंगे, या फिर जो भी कुछ होगा वो हमारी बंदरगाहें परचेज करेंगे, वो हमें उधार देंगे, अगर ये सारी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये होगा कि जी मुल्क के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है उधार की फॉर्म के अंदर, मुल्क के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे, मुल्क के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है ये हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो दूसरे मुल्क जो परचेज कर रहे हैं, हमारे एसेट्स जो दूसरे लोग परचेज कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से आके, उसके अंदर हमारा भी रोल है और आपका भी रोल है। उसकी वजह यह है कि जीडीपी के अंदर कंजम्पशन, जिसके अंदर मैं और आप भी शामिल है, जो कंज्यूम करते हैं फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, हमारा और आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, किस लिए कि ये सी जो है ये हमारा और आपका वाला ही है। ठीक है, हाँ ये जी गवर्नमेंट वाला है। ये इन्वेस्टमेंट उन तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं जो मुल्क के अंदर होती है, और इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के पर्पस के लिए डेफिनेटली जरूरी है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है जो इस टॉपिक के अंदर, वो कुछ इस तरीके से है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस क्रॉस करके गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे मुल्कों के अंदर भी जाती हैं। जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं वो हम डोमेस्टिकली कंज्यूम भी करते हैं, उसी में से एक हिस्सा गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, उसमें से एक हिस्सा हम इन्वेस्ट करते हैं। तो चार चीजों की बेसिकली हमने यहाँ पे बात की है इस पहले टॉपिक के अंदर अपने। सबसे पहले हमने कहा था कि जी नेट एक्सपोर्ट्स बराबर होती हैं, नेट एक्सपोर्ट्स बराबर, बल्कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं एक नए स्क्रीन के ऊपर शेयर करके वाइट बोर्ड लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और हम टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखते हैं। जो हमने सबसे पहले चीज डिस्कस की थी वो थी कि जी नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू आउटपुट माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग। यानी हमारी नेट एक्सपोर्ट्स हमारे आउटपुट में से जब हम डोमेस्टिक स्पेंडिंग को निकालते हैं, डोमेस्टिक स्पेंडिंग और डोमेस्टिक आउटपुट आपका जो है वो जीडीपी होता है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग आपकी जो है सी प्लस आई प्लस जी की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे आउटपुट बड़ा होगा और हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग छोटी होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेट एक्सपोर्ट भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, जो दूसरी चीज हमने बात की वो हमने कहा कि जी सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स के बराबर होती है। तो अगर आपकी सेविंग बड़ी है, इन्वेस्टमेंट आपकी छोटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 100 रुपए बचाए थे, आपने 50 रुपए इन्वेस्ट किए, बाकी 50 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगी। हमने कहा कि यही चीज हमने आगे जाके कहा था कि जी बिल्कुल यही नंबर जो है वो हमारे नेट कैपिटल आउटफ्लो का भी होता है, कि अगर आपकी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है, आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट से बड़ी है, आपका आउटपुट डोमेस्टिक स्पेंडिंग से बड़ा है, तो आपके पास कुछ पैसा कुछ सामान बच जाता है, जिसकी मदद से आप दूसरे मुल्कों के अंदर जाके या तो उनके एसेट्स परचेज कर सकते हैं या फिर उनको आप उधार के अंदर दे सकते हैं। तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यही सिचुएशन अगर पूरी उल्टी हो जाए, यानी कि आपने जो खर्चा किया है वो कम, आपने जो प्रोड्यूस किया है वो कम है उससे जो आपने डोमेस्टिकली स्पेंड किया है, तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। अगर हमारी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हो जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि जी हमारी जो है वो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो बचाया है उससे ज्यादा हम अगर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि मुल्क के अंदर हमें नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव के अंदर हमारी जाएंगी, कि मुल्क के अंदर इतनी गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी जितनी मुल्क से बाहर गई नहीं थी। और अगर हमारी जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट से छोटी है, तो इस एडिशनल अमाउंट को फाइनेंस करने के लिए कि जी हमने 50 रुपए की सेविंग की है, 70 रुपए की इन्वेस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं, तो ये बाकी के 20 रुपए कहाँ से आएंगे? तो हमारा जो नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो, यानी मुल्क के अंदर अब पैसा आएगा।
किस फॉर्म के अंदर आएगा? उधार की फॉर्म के अंदर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर आएगा, या फिर हमारे एसेट्स परचेज करेंगे फॉरेनर्स। तो ये हमारी थी अभी तक की सिचुएशन टॉपिक नंबर 2 के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इररिलेवेंस ऑफ बायलैटरल ट्रेड। इसको मैं जस्ट ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, इसका दूसरे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एफवाईआई ऊपर जो लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी मीडिया रिपोर्ट करता है कि दो मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मीडिया रिपोर्ट करता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतने बिलियन डॉलर्स का हो गया है, और पाकिस्तान इंडिया को जितनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहा उससे कहीं ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट्स कर रहा है। ये सिचुएशन बज़ाहिर हमें बड़ी खतरनाक लगती है कि जी हम इंडिया को सामान दे रहे हैं 10 रुपए का, लेकिन इंडिया से हम सामान खरीद रहे हैं 50 रुपए का। तो हम इंडिया के साथ जो है वो हमारी नेट एक्सपोर्ट जो है वो -40 रुपीज के अंदर चल रही है। इसका मतलब ये होगा कि जी हमारा ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ जो है वो बहुत बड़ा हो गया। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मीडिया या फिर बाज़ औक़ात बाज़ न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ एंकर्स वगैरह जो होते हैं वो अपनी सजेशंस देते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड खत्म कर देनी चाहिए। इंडिया के साथ अगर आप ट्रेड खत्म कर देंगे तो आपका बायलैटरल ट्रेड वाला जो मामला है वो तो जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बड़ा ही इररिलेवेंट किस्म का है। उसकी वजह यह है कि देखें, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को याद करते हैं, हमने कहा था कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट स्किल्स दी हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज दी हैं, और उसके हिसाब से वो अपने मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। बाज औक़ात ऐसा होता है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं, इंडिया थाईलैंड के साथ ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहा है, और थाईलैंड पाकिस्तान के साथ ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। उसकी वजह ये थी कि जिस चीज की हमें जरूरत थी वो इंडिया के पास मौजूद थी, उसको यूज करके हम जो चीज प्रोड्यूस करते थे उसकी जरूरत थाईलैंड को थी, और जिस चीज की जरूरत हमें प्रोवाइड करने के लिए इंडिया को थी वो थाईलैंड के पास थी में भी। तो बेसिकली अगर हमें देखना है कि बायलैटरल के जो है वो ट्रेड डेफिसिट्स का रोल क्या है हमारे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, तो हमें सिर्फ दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड को नहीं देखना होगा, बल्कि हमें अपने ओवरऑल ट्रेड के स्ट्रक्चर को देखना होगा। बहुत मुमकिन है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहे हो, लेकिन हम थाईलैंड के साथ ट्रेड सरप्लस के अंदर चल रहे हो, और तीसरी तरफ इंडिया थाईलैंड के साथ ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहा हो, और पाकिस्तान के साथ ट्रेड सरप्लस के अंदर चल रहा हो। तो अब हुआ क्या कि तीनों की इकोनॉमीज जो एक बैलेंस्ड पोजीशन के अंदर आ गई। अगर हम सिर्फ दो मुल्कों की ट्रेड को देखते हुए इस ट्रेड को खत्म करने की बात करते तो बहुत मुमकिन था कि ट्रेड के थ्रू जो हम एडवांटेज हासिल कर सकते थे, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था, वो एडवांटेज हमें हासिल ना होता। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक के अंदर है, इसको जस्ट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप इसको भी जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली टॉपिक नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 से। मैं पहली स्लाइड के ऊपर दोबारा जाता हूँ, और हम देखते हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स, जिसमें से पहला टॉपिक है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। और मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को आपको ना सिर्फ कि एक दफ़ा पहले बुक के अंदर पढ़ना होगा, और उसके बाद वापस आके इस लेक्चर को दोबारा सुनना होगा, तब आपको चीज़ें मजीद बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, इसी वक्त फेसबुक के ऊपर इस वक्त ये भी मौजूद है आपके पास, कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या रोल होता है, ये ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। और इसका जो तीसरा टॉपिक है एक्सचेंज रेट, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे कि एक्सचेंज रेट्स का क्या रोल होता है ट्रेड के अंदर दो मुल्कों के दरमियान, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करें या फिर हम रियल एक्सचेंज रेट की बात करें। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। आपने पहले दूसरे की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है, जब तक इंशाल्लाह मैं थर्ड टॉपिक को भी अपलोड करता हूँ। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।